नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान रिवाता पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने कल की क्लास में उत्सर्जन तंत्र को पूरा किया था। तो आज हमारा टॉपिक है जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, पहले जनन क्या होता है इसके बारे में जानना है। तो जनन क्या होता है? जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जीव अपनी जैसी ही क्या दूसरे जीवों को उत्पन्न करता है, या अपने जैसी क्या करता है, प्रतिकृति नाम सही रहेगा ना। अपने जैसी क्या करता है, प्रतिकृति का निर्माण करता है। इसको फोटोकॉपी नहीं बोल सकते। फोटोकॉपी का मतलब तो हुआ कि एकदम सेम, लेकिन एकदम सेम होना जरूरी नहीं है। प्रतिकृति या रेप्लिका का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है, फिर जनन का मुख्य उद्देश्य क्या क्या होता है? जनन के दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो क्या है, जीवों की संख्या में वृद्धि करना जनन का उद्देश्य है, और दूसरा उद्देश्य क्या है, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करना भी क्या है, जनन का मुख्य उद्देश्य है। आपको पूछे जनन का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? एक तो जीवों की संख्या में वृद्धि करना, दूसरा क्या है, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करना। और पूछे जनन क्या है, तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने जैसे कोई क्या बनाएगा, प्रतिकृति बनाएगा। जैसे मनुष्य क्या बनाएगा, मनुष्य बनाएगा। कोई जानवर है वो अपने जैसा ही अपने वंश का क्या बनाएगा, जानवर का उत्पन्न करेगा, और उनकी संख्या में वृद्धि करेगा, और उनमें विभिन्नताएं लाने का काम करता है। ठीक है, फिर जनन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अलैंगिक जनन, और एक क्या होता है, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन है ना, इसमें एक तो विभिन्नताएं नहीं आएंगी। ठीक है, ये इसमें क्या होगा, ओनली समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, और इसमें एक ही जनक भाग लेता है। एक जनक भाग लेने का मतलब इसमें नर मादा का नहीं होता, नर मादा नहीं होते। ओनली या तो नर नर क्या करेगा, अपने जैसे प्रतिकृति बनाएगा, या मादा मादा ही अकेली मादा बनाएगी। इसमें दो जनक भाग नहीं लेते, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेते। ओनली एक ही जीव या जंतु अपने जैसी ही प्रतिकृति बनाएगा। उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक अलैंगिक जनन बोलते हैं। लैंगिक जनन क्या होगा, इसमें दो जनक भाग लेंगे, नर और मादा, और इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भी भाग लेंगे। जैसे मनुष्य का नर युग्मक होता है शुक्राणु, और मादा युग्मक होता है अंडाणु। इसमें नर और मादा युग्मक दोनों भाग लेंगे। इसमें क्या होगा, एक तो होगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के साथ क्या भी होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये दोनों का मुख्य मुख्य अंतर है। तो पहले हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की। ठीक है, अलैंगिक जनन में से 1% तो पूछ ही लेता है कि कौन से जंतु में कौन सा जनन होता है। तो अलैंगिक की बात करते हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल एक जनक भाग लेगा। ठीक है, इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेंगे, और इसमें क्या होगी, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होंगी, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। इसके अलावा क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ये याद रखना, क्या होता है इसमें, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन आगे कोशिका आएगी ना, तो कोशिका में पढ़ेंगे हम समसूत्री विभाजन क्या है, कैसे होता है, इसकी कौन सी अवस्थाएं हैं। ठीक है, इसके बाद अलैंगिक जनन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन कितने कितने प्रकार से होता है। एक तो है द्विखंडन, बाइनरी फिजन। एक क्या है, बहुखंडन, मल्टीपल फिजन। एक क्या है, खंडन फिजन। और एक क्या है, मुकुलन। और एक क्या है, बीजाणु द्वारा। और एक क्या है, पुनरुद्भवन। ये क्या है, इसके मुख्य मुख्य भाग हैं अलैंगिक जनन के। फिर सबसे ज़्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से किसमें द्विखंडन होगा, किसमें बहुखंडन होगा। इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पलों को आपको याद रखना है। जैसा पहला है हमारा द्विखंडन। द्विखंडन में होता क्या है, द्विखंडन जैसे ये कोई अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा है कोई, ये इसका एक केंद्रक है। फिर ये क्या करेगा, अपने केंद्र को दो भागों में बांट देगा। क्या करेगा, अपने केंद्र को दो भागों में कर लेगा। फिर क्या होगा, अगली अवस्था में होगा, ये ऐसे ऐसे दो भाग बनाएगा और अलग अलग केंद्र को रख लेगा। फिर ये बीच में से टूट जाएगा, तो इससे क्या हो जाएंगे, दो अमीबा बन जाएंगे, और ये सेम टू सेम अपने जैसे ही बनेंगे, इसमें कोई विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होंगी। ठीक है, ऐसे ही क्या करेगा, पैरामीशियम भी ऐसे ही विभाजन होता है, युगलिना में भी ऐसे ही होता है, अमीबा में ऐसे होता है, और एक जंतु है लेशमानिया, उसमें भी ऐसे ही क्या होता है, जनन होता है। तो इसको एक से दो बन गए, इसको क्या बोलते हैं, द्विखंडन। तो आपको पूछेगा द्विखंडन
जनन किस किस में होता है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखने किस में होगा, एक तो अमीबा में, एक पैरामीशियम में, और एक यूग्लिना में, और एक लेशमानिया में। इन जंतुओं में क्या होता है, द्विखंडन जनन होता है। आपको ये प्रक्रिया नहीं पूछेगा कि कैसे होता है, आपको तो इतना ही याद रखना है कि द्विखंडन जनन किस किस में होता है। तो किस किस में होगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और लेशमानिया। फिर हमारा अगला जनन का प्रकार है बहुखंडन। तो बहुखंडन में क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। इसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा रेप्लिकाएं बन जाएंगी। जैसे ये कोई प्लाज्मोडियम है, इसमें एक क्या होगा, केंद्रक होगा, और केंद्रक के बाहर अन्य कई केंद्रकों का निर्माण कर लेगा। ठीक है, कई केंद्रक बन जाएंगे, इसके बाहर एक आवरण पाया जाएगा, और ये आवरण को क्या करेगा, तोड़ देगा, और सभी जितने भी केंद्रक है ना उनमें विभाजित हो जाएगा। मतलब एक से ज़्यादा प्लाज्मोडियम बन जाएंगे। इसमें क्या होगा, एक प्लाज्मोडियम से अनेक प्लाज्मोडियम बन जाएंगे। ये क्या है, बहुखंडन है। ठीक है, तो याद रखना है बहुखंडन जनन किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्लाज्मोडियम। याद रखना है बहुखंडन किस में होगा, प्लाज्मोडियम में। अगला हमारा अलैंगिक जनन का प्रकार है खंडन। ठीक है, खंडन में क्या होगा, जैसे ये कोई स्पायरोगेरा शैवाल है। ठीक है, ये क्या है, हमारा स्पायरोगेरा शैवाल है। इसमें खंडन का मतलब क्या हुआ, टूटना हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्पायरोगेरा शैवाल है। तो खंडन का मतलब हो गया टूटना। ये बीच में से टूट जाएगा और क्या कर लेगा, अपने जैसा ही अन्य स्पायरोगेरा शैवाल बना देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, खंडन हो गया। तो याद रखना है कि खंडन द्वारा जनन किस में होता है, तो स्पायरोगेरा शैवाल में। इनके एग्जाम्पल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल में से ही पूछता है। फिर अगला हमारा अलैंगिक जनन का प्रकार है मुकुलन। ठीक है, बडिंग। इसमें क्या होगा, ये कोई हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा में क्या होगा, ये कोई हाइड्रा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, अन्य एक छोटी सी शाखा निकलेगी, फिर ये वृद्धि करती करती ही अपने से एक दूसरा हाइड्रा बना लेगी। इसको ही क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। तो इसमें क्या याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो एक तो है हाइड्रा में, और एक क्या है, यीस्ट कवक में। किस में, यीस्ट कवक में। ये दो क्या हैं, मुकुलन के एग्जाम्पल हैं। तो इनमें से एक बार पूछा था कि मुकुलन द्वारा ऐसा कौन सा एक कोशिकीय जीव है जिसमें अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। तो एक कोशिकीय तो कौन है, यीस्ट। और पूछ रहे बहुकोशिकीय में कौन है जीव है, तो हाइड्रा। ये दो एग्जाम्पल याद रखना। हाइड्रा तो क्या है, बहुकोशिकीय, और यीस्ट क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो किसके द्वारा होगा इनमें, मुकुलन द्वारा। अगला हमारा अलैंगिक जनन का प्रकार है बीजाणुओं द्वारा। इसके एग्जाम्पल याद रखना। बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन कौन से जंतु में या कवक में होता है, तो हमारा कवक का नाम है राइजोपस। ठीक है, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, कैसे होता है इसकी ध्यान में नहीं रखना। बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन किस में होगा, राइजोपस कवक में। फिर हमारा अंतिम भाग है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में क्या होगा, का एग्जाम्पल क्या है, प्लेनेरिया। ठीक है, तो मैंने अलैंगिक जनन के कितने प्रकार देखे, 6 प्रकार देखे। इनके एग्जाम्पल याद रखना है। अलैंगिक जनन में होगा क्या क्या, अलैंगिक जनन में एक तो केवल एक जनक भाग लेगा। क्या होगा, एक जनक भाग लेगा। इसके अलावा नर युग्मक मादा युग्मक भाग नहीं लेते, क्योंकि इसमें नर युग्मक मादा युग्मक होते नहीं हैं। जैसे लैंगिक जनन में तो क्या हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, नर और मादा युग्मक हो जाएंगे, ये भाग लेंगे। और इससे क्या होगी, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होंगी। मतलब सेम फोटोकॉपी बोल सकते हो आप, अपने जैसे ही बनाएगा। और इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। फिर इनके प्रकार पढ़े अलैंगिक जनन प्रकार के। अलैंगिक जनन का पहला प्रकार है द्विखंडन। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल याद रखने। द्विखंडन किस किस में होगा, एक तो अमीबा में, पैरामीशियम में, लेशमानिया में और यूग्लिना में। इसके अलावा अलैंगिक जनन का दूसरा प्रकार है बहुखंडन। बहुखंडन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होगा, प्लाज्मोडियम में। तीसरा प्रकार था हमारा खंडन। खंडन द्वारा किस में होगा, स्पायरोगेरा शैवाल में। चौथा प्रकार है हमारा मुकुलन। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, एक तो हाइड्रा में और एक
ईस्ट में। इसके साथ ही याद रखना हाइड्रा तो क्या है, एक बहुकोशिकीय जीव है, जबकि ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रकार था हमारा बीजाणुओं द्वारा। बीजाणुओं द्वारा अलिंगिक जनन किस में होगा, राइजोपस कवक में। और अंतिम और हमारा क्या था अलिंगिक जनन का प्रकार, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन द्वारा किस में होता है, तो प्लेनेरिया में। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया अलिंगिक जनन। इसमें इतनी ही बातें याद रखनी है, इनके एग्जाम्पल याद रखना है, एक प्रश्न तो पूछ ही लेता है कभी कभी। फिर हमारा दूसरा प्रकार है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होगा, इसमें दो जनक भाग लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, दो जनक भाग लेंगे। दो जनक कौन से, एक तो मादा युग्मक हो गया और एक नर युग्मक हो गया। नर युग्मक और मादा युग्मक क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो अगर मनुष्य में पूछे कि नर युग्मक कौन होता है, तो शुक्राणु होता है। ठीक है, शुक्राणु होता है। और मादा में युग्मक क्या होता है मनुष्य में, तो अंडाणु होता है। इसके अलावा आपको पूछ ले पादपों में नर युग्मक कौन होता है, तो परागकण होता है, पुंकेसर नहीं होता। पुंकेसर तो एक क्या होता है, पुंकेसर होता है मनुष्य में, जैसे होता है ना कि नर युग्मक का पार्ट, वो पार्ट है। और जबकि युग्मक क्या है, परागकण। और मादा युग्मक पूछ ले पादपों में, तो क्या होता है, अंडाणु ही होता है, उसको क्या बोलते हैं, अंडकोशिका बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा लैंगिक जनन में क्या होगा, एक तो क्या होंगी विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। सेम अपने अपने जैसा होना जरूरी नहीं है। जैसे कोई माता पिता हैं वो काले हैं, उनका संतान गोरी भी हो सकती है। कोई माता पिता गोरे हैं, उनकी संतान काली भी हो सकती है। कोई माता पिता की हाइट कम है, तो उनके पुत्रों की या बच्चों की हाइट ज़्यादा भी हो सकती है, हाइट उनसे कम भी हो सकती है। तो विभिन्नताएं क्या होंगी, उत्पन्न होंगी। और इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन समझेंगे हम अपनी कोशिका चैप्टर पढ़ेंगे ना तब। ठीक है, इतनी बातें याद किसके बारे में रखनी है, लैंगिक जनन की। फिर लैंगिक जनन में हम अलग अलग बात करेंगे। पहले नर जनन तंत्र की बात करेंगे, फिर मादा जनन तंत्र की बात करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे निषेचन कैसे होगा और संतानें कैसे उत्पन्न होंगी। तो हम पहले बात करते हैं नर जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र में क्या क्या होगा, एक तो होता है वर्षण। ठीक है, जिसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या होता है, वर्षण। एक क्या होगा, अधिवर्षण। एक होगी शुक्रवाहिनी। और एक क्या होगी, जनन में सहायक ग्रंथियाँ। एक क्या होगा, शीशन, पेनिस। ये क्या है, नर जनन तंत्र के भाग हैं। और इनमें से आपको पूछ ले कि नर जनन तंत्र में मुख्य या प्राथमिक जनन अंग कौन है, तो वर्षण है। ठीक है, कौन है, वर्षण। इसके अलावा जो भी है ना, अधिवर्षण, शुक्रवाहिनी, सहायक जनन ग्रंथियाँ, शीशन, ये क्या है, सारे द्वितीयक जनन अंग या सहायक जनन अंग है। मुख्य और प्राथमिक जनन अंग कौन है, वर्षण। इसके अलावा जो है वो क्या है, द्वितीयक सहायक जनन अंग है। तो देखो ऐसी संरचना होती है। वास्तविकता में तो संरचना ये है, लेकिन इसको समझने के लिए मैंने हाथ से डायग्राम बनाया, उसको देखो। ये हमारा क्या है, वर्षण है। ठीक है, वर्षण है। और वर्षण स्थित कहाँ होता है, हमारी उदर गुहा के नीचे, नीचे की ओर लटके होते हैं वर्षण कोश। वर्षण कोश में स्थित होता है कौन, वर्षण। वर्षण कोश के में वर्षण किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, सिर्फ एक जगह जुड़े रहते हैं। उस संरचना का नाम क्या है, गुबर्नेकुलम, या इसको क्या बोलते हैं, मिजोरचियम। मिजोरचियम या गुबर्नेकुलम क्या है, वर्षण कोश में वर्षण जुड़े होते हैं, उस संरचना को क्या बोलते हैं, गुबर्नेकुलम या मिजोरचियम। वर्षण के ऊपर ही एक जालीनुमा या बोलो या बहुत ही कुंडलित नलिका सी होती है, उसको क्या बोलते हैं, अधिवर्षण बोलते हैं। और अधिवर्षण किसके साथ जुड़ी रहती है, शुक्रवाहिनी के साथ। फिर ये शुक्रवाहिनी शुक्राणु लेके आएगी और कहाँ इकट्ठा करेगी, शुक्राशय में। ये क्या है, शुक्राशय। इसमें क्या होंगे, हमारे शुक्राणु इकट्ठा हो जाएंगे। फिर आगे जैसे जाएंगे ना, ये तो हमारा क्या है, मूत्राशय। यहाँ एक ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि का नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि। इसमें क्या होता है, वृद्धावस्था में अगर सूजन आ जाए ना, तो हमारे यहाँ से मूत्र आएगा ना, उसमें बाधा उत्पन्न कर देती है। और बाद जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे एक जोड़ी क्या होती हैं, हमारी काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि उपस्थित होती हैं। ये क्या करते हैं, ये शुक्राणु के निर्माण में या गति में सहायक होती हैं। तो हमारे वर्षण हो गया, वर्षण कोश हो गया। इसके अलावा अधिवर्षण हो गया, शुक्रवाहिनी होगी। और ये क्या हो गया, शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर क्या होगी, ये जनन में सहायक ग्रंथियाँ हो गई। फिर यहाँ से
आगे क्या आ जाता है, पेनिस आ जाता है, जिसमें मूत्र मार्ग और शिमन या वीर्य मार्ग होता है। मेन चित्र ये है। ये तो क्या है हमारा वर्षण, और ये स्थित किस में है, अधिवर्षण में, किस में, वर्षण कोश में। और ये वर्षण के ऊपर जो संरचना दिखाई दे रही है ना, ये क्या है हमारा अधिवर्षण। और अधिवर्षण से कौन जुड़ी होती है, शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी जाके कहाँ जाती है, मूत्राशय के पास जाएगी। तो ये हमारी क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। ये हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि है जो कहाँ स्थित होती है, मूत्र वाहिनी और शुक्र वाहिनी के समीप स्थित होती है। ये इसके ऊपर क्या है हमारा, मूत्राशय है। और मूत्राशय से पहले क्या आएगा, शुक्राशय, जहाँ हमारे शुक्राणुओं का क्या होगा, संग्रहण होगा। फिर ये दोनों ग्रंथियाँ आती हैं एक साथ ही। ये मूत्र मार्ग और सीमेन का एक ही मार्ग होता है, जो कहाँ आता है, पेनिस में आता है। और जो दोनों का मार्ग एक क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है ना। महिला में क्या होता है, मूत्र मार्ग अलग होता है, और जो अंडाणु का निर्माण या शुक्राणु जहाँ से जाता है वो मार्ग अलग है। लेकिन पुरुष में क्या होता है, एक ही होता है। ये डायग्राम समझ लिया। इसके बाद इनके जो भी पार्ट है ना, इनकी बात हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इनको एक एक को अलग अलग समझेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। इन पार्टों को एक साथ ही देखेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तो आप ये थोड़ा डायग्राम ध्यान में रखना, ठीक है। और बातें हम अगली क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।